बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी है। उसका नाम है कदमों तले ज़मीन और उसे तहरीर किया है सबा नूर ने। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह बचाए दुनिया की दो धारी तलवार ऐसी ज़ुबान की करिश्मा साजियों से। पल में तोला पल में माशा, किसी कल करार नहीं। मामला सास बहू का हो तो ये ज़बान जहाँ सास के कान आखिरी हदूद तक भरने से ना चूकेगी, वहीं अगर बहू की जानिब मुड़ जाए तो सास से बुरा कोई नहीं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो नाहिद सुल्ताना जब बेटा ब्याहने चली तो इसी नगोड़ मारी दुनिया की ज़बानों ने सौ नसीहतें की। बुरी बहुओं की हज़ार भयानक मिसालें पेश की गईं और तमाम का लुब्बे लुबाब यही था कि हर सूरत ज़बान पर कुफल डाल कर रखना है, यानी साफ सीधा ज़बान बंदी का हुक्मनामा। अगरचे नाहिद सुल्ताना खुद भी जहां दीदा खातून थी, बहू के नाम पर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सफ़िया ही को तो झेलना था, मगर बहू अगर बेटे की मनपसंद हो तो बेटे के दिल पर चढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उनका अपना दिल 100 धड़कनों का शिकार था। सो जैसे गए वक्तों में बेटियों को ब्याहते वक्त हज़ार नसीहतें उनके पल्लू से बांधी जाती और भली बेटियां जिनकी तामील में अपना पित्ता पानी करके रखती, नाहिद सुल्ताना ने भी ज़बाबंदी का अहद किया और बस यही आकर तकदीर अपना वार करती है। इंसान के मनफी रवैयों को अगर कुमक मिलती है तो मुकाबिल के रवैये से। नाहिद सुल्ताना ने जो बेज़रर और गैर जानिबदार रवैये की पॉलिसी अपनाई थी, बाद अज़ां उसने ना करते भी सफ़िया को ढेरों ढेर संग थमा दिए। सफ़िया ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कर जाती, वरना कह तो ज़रूर ही जाती। अगरचे अपनी दानिश्त में खासे सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करती थी। खुद सफ़िया की अम्मी एक ना दो 4 बहुएं भुगता कर अब तस्वीर का भयानक रुख देखना ज़्यादा पसंद करती थी और उनके ख्याल में आजकल की बहू बेटियां मामलात को अपने हक में रखना खूब जानती थीं। नसीब ने यावरी की और ससुराल में बन गई तो ठीक, वरना अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा तामीर कर ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ससुराल भुगतने का खड़ा कौन पालता फिरे। खैर यहाँ तक तो ठीक ही था कि जब नाज से ही बेनियाजी का लिबादा ओढ़े बैठे हैं तो अक्लों पर कुछ और खाक पड़ जाती है। सो जैसे चल रहा था ठीक ही था, अगर कहीं गलत था भी तो निशानदेही का जिगर कौन लाता। सफ़िया के लिए भी अब वो वक्त नहीं रहा था जब ख्यालों और ख्वाबों की वादियों में हरा हरा ही नजर आता था। लद गए वो ज़माने जब मोहब्बतों की शाहराह पर कदम रखा था, जब सब कुछ नया नवेला सा लगता था। और अरसलान की मोहब्बत तो वो समझती थी मुद्दतों की धूप झेल कर भी न रंग बदलेगी, मगर अरसलान रिवायती शौहर साबित हुआ तो उसमें अरसलान का क्या कसूर। सारे मर्द शादी के बाद रिवायती शौहर ही तो साबित हुआ करते हैं। जिंदगी नमक तेल और लकड़ी के चक्कर में उलझी तो इश्क मोहब्बत के फसाने ख्वाब हुए। घर गृहस्थी की चक्की में पिस कर सफ़िया अपना रंग रूप ही नहीं, ख्वाब भी झुलसा बैठी। वो ख्वाब जो एक अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से देखे गए थे। इश्क का वो भूत जो सर चढ़ कर नाचा था, अब अपनी मौत आप मर गया। वसाइल कम मसाइल ज़्यादा, सारे अहदो पैमा खाक हुए। यके बाद दीगरे 3 बच्चियों की पैदाइश ने जहाँ अरसलान के माथे के बलों में इजाफा किया था, वहीं इन सारे मसाइल के सबब सफ़िया के मिजाज में भी चिड़चिड़ापन दर आया था। यूँ भी तो होता है कि इंसान अपने तमाम आज़ार का इल्ज़ाम दूसरों के सर रख कर इंतकाम को बजा समझता है, फिर पहला तीर वहीं जाकर पड़ता है जहाँ यकीन वासिक हो कि हंस कर झेल लिया जाएगा। इंसान के मनफी रवैयों को रोज़ने दरकार होता है, इंसान के मनफी रवैयों को रोज़न दरकार होता है, और कभी कभी हम दूसरों को अज खुद रोज़न फराहम किया करते हैं। मिजाजों पर दस्तरस रखना नाहिद सुल्ताना को खूब आता था। तोल कर बोलने के फ़न में वो तात थी, मगर बात बात पर बिदक उठना अरसलान का वतीरा बन चुका था। अगरचे उन्होंने खासे संभल कर अपनी अर्जदाश्त अरसलान के सामने रखी थी, मगर वो बिगड़ उठा। फिर निसा आपा की याद सताने लगी आपको अम्मी? आखिर मेरे घर में आपको क्या तकलीफ़ होती है? और उनकी तकालीफ अगर बयान का पिराहन ओढ़ लेती तो अरसे से बना हुआ भरम का लिबादा तार तार न हो जाता। बेटा, तुम्हें तो मालूम है अनीसा का हमारे अलावा और है ही कौन। वो अकेलेपन से घबराती है, फिर मेरा इलाज भी तो उधर ही चल रहा है। उन्होंने यूं ही उस घर के तकलीफ देते रवैयों से फरार के ढेरों बहाने तराश रखे थे, जिन्हें दोहराते रहने में अब वो पल भर को ना लड़खड़ाती। 4 दिन नहीं टिकती आप अनीसा आपा के घर में, वहाँ आपको ऐनी आपा के घर के होल उठते रहते हैं। नसरीन का सांस उखड़ता है और आपके कदम। नसरीन हर बार शिकायत करती है कि फ़ोन करके आपको बुलवाया
और दूसरे ही दिन आपका बोरिया बिस्तर तैयार। आयशा का तो काम ही तकरीबें करना है और हर तकरीब में आपकी शमूलियत लाजमी है। ये कहाँ दर्ज है? उन्हें अपनी अना का भरपूर इदराक होता था, उन्हें अपनी खता का भरपूर अदराक हुआ था। शायद उन्होंने गलत वक्त पर नामुनासिब बात कह दी थी। अब भला उनके फरिश्तों को भी खबर न थी कि रात ही तो नसरीन का फोन आया था, जिन्होंने आदत के मुताबिक हजारों शिकवे सफिया से किए। फिर सारी बात को बढ़ा चढ़ाकर अरसलान के कानों में उतार देने से सफिया को कौन रोक सकता था? अगरचे जानती थी कि नसरीन ने कैसी नाशुक्री तबीयत पाई है, दुखड़े रोना उनका वतीरा है। अरसलान बाथरूम से निकलकर सफिया को नाश्ते का कहकर उनके पास आ बैठा था। किचन में घुसते ही वहाँ की सारी तपिश सफिया के दिमाग को चढ़ जाती थी। वो पहले ही किचन में बर्तन पटक रही थी और अब से कुछ देर कबल उन्हें सफिया की तमाम बड़बड़ाहटें साफ सुनाई दे रही थीं। वो बेचैन होकर बार बार पहलू बदल रही थी, मगर चाय का एक कप हनूज मुयस्सर न हो सका था। उनका मुंह जमाइयों के सबब बार बार खुल रहा था। कुछ देर कबल सफिया लाउंज ही में बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करवा रही थी। उनकी ज़रूरियात से बेखबर न थी, मगर जानबूझकर सास की जानिब से आंखें बंद किए रखती। अरसलान की मौजूदगी की बात और थी। उन पर गोया घड़ों पानी पड़ गया, कुव्वते गोयाई ही सलब होकर रह गई। अरसलान ने कुछ देर टीवी पर नजरें जमाई, फिर यहाँ वहाँ हाथ मारकर रिमोट बरामद किया और खट चैनल बदल दिया। सुबह सुबह ये खबरें ना लगाया करें, सारा दिन तबीयत बोझल रहती है। पहले क्या कम अजाब है जान को। उधर सफिया ने नाश्ते की ट्रे दरमियानी टेबल पर लाकर रखी और उधर बच्चियों की स्कूल वैन का हारन बजा। अरसलान ने अपनी चाय का कप उनके सामने रख दिया, मगर वो यूं ही लब भींचे बैठी रही। सफिया की हालत आपके सामने है, आपके होने से मुझे तसल्ली भी रहती है। अरसलान के मजीद लगावट भरे जुमले सफिया के फिशारे खून में इजाफा कर सकते थे। चुनाचे उसने फिलफौर अंदरूनी कमरे का रुख किया था। मैं खुद उस घड़ी के लिए पल पल दुआएं करती हूँ, खैर से वो वक्त आने तो दो, अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं। वो गोयाई के काबिल हुई तो लरसता हुआ लूला लंगड़ा सा एहतजाज किया। हमें आपकी दुआओं की ही नहीं, आपके साए की भी ज़रूरत है। बुजुर्गों की मौजूदगी से बड़ी बरकत रहती है। सफिया का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मुझे 100 धड़के लगे रहते हैं। आपकी मौजूदगी से इत्मीनान तो है। और ठंडी सांस भर कर रह गई। वह बस उनकी मौजूदगी का इतना ही जवाब बनता था। अरसलान के चंद उड़ते पड़ते जुमले सफिया के कानों में भी पड़े थे। उसके तलवों से लगी तो सर पर बुझी। बच्चियों को स्कूल भेजना हमेशा ही उसके लिए मार का रहा था। स्कूल वैन हारन पर हारन दे रही थी। बच्चियों को हाँकते हाँकते वो घसीटने पर उतर आई। अरसलान सिधारा। कुछ देर बाद काम वाली मासी आ गई और नाहिद सुल्ताना के सामने जो कि तू धरी चाय की प्याली उठाकर किचन में ले गई। अरसलान हमेशा से बढ़कर सफिया का ख्याल रख रहा था, सो कई बार तरह भी दे जाता। रब से कभी उम्मीद तो यही थी कि इस बार मुराद बर आएगी। सफिया भी नए सिरे से सारी तैयारियां कर रही थी। गदीले, तकिए, बिछौने, ज़माने भर का अल्लम मगल्लम, थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी जिससे वक्त करीब आने पर शॉपिंग का इरादा था। अरसलान को घर के लिए वक्त कम मिलता था। आमदनी बढ़ाने के चक्कर में इधर उधर के कामों में जाने कहाँ कहाँ टांग फंसा के रखता। फिर थकन की सूरत में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने से वाबस्ता अफराद पर उतारता। कभी कभी दोनों में खूब ही ठनती, मगर यह भी दुरुस्त था कि सफिया आम खाने से मतलब रखती थी, पेड़ गिनने की आदी ही न थी, क्योंकि उसके अपने ख्याल के मुताबिक उसका शुमार मजलूमीन में होता था। दिन भर कोलू के बैल की तरह घर के कामों में जुटी रहती। कितने ही घरेलू फिक्रात ने उसका लहू निचोड़ रखा था। मिजाल है जो कभी कोई उसकी मेहनतों का ख्याल कर जाए तो फिर परवाह करती है उसकी जूती। बात वहीं आन रुकती है कि नासे की अदम दस्तयाबी अक्ल पर कुछ और खाक डाल देती है। सफिया से भी कोई पूछता कि वो गृहस्थी संभाल कर और बच्चे पाल कर दुनिया का कौन सा अनोखा काम कर रही है। वो अपने से वाबस्ता अफराद से ऐसे छोटे मोटे इंतकाम लेते रहने में अपने आप को हक़े बजानिब समझती थी, तो कौन था जो नसीहत का जूता लेकर उसके दिमागी कीड़े झाड़ने का फरीज़ा अंजाम देता। सुबह अनीसा का फ़ोन आया और उन्होंने भाई से जाने क्या कुछ जड़ा कि कुछ ही देर में नाहिद सुल्ताना का बोरिया बिस्तर बंद गया। हफ्तावारी तातील का दिन था। अरसलान उन्हें छोड़ने चला तो तीनों बच्चियां भी हमराह ले लिया। फिर मासी के आने के बाद तो मानो सफिया के लिए फरागत ही फरागत थी। वो सारी अधूरी सधूरी सलाइयाँ लेकर बैठी तो मुकम्मल करके ही उठी। अरसलान बच्चियों समेत लौटा तो शाम ढल रही थी और सफिया किचन में थी। उसने टीवी ऑन करके बेड पर पैर फैला लिए। सफिया शायद किसी काम से उजलत में ही उठी थी कि कमरे में इधर उधर सिलाई का सामान बिखरा था। कितनी प्यारी बुशर्ट है, मामा ने लेस लगाई है, वर्दा ने कहा तो फायजा ने सारी टोकरी ही कुरेद डाली। पापा, मामा से कहें मुझे भी ऐसी ही बुशर्ट चाहिए,
फाइजा धब से बेड पर बैठी और अरसलान का बाजू खींचा। वो बेध्यानी से चैनल बदलता रहा। तुम यही रख लो ना। नहीं, ये बहुत छोटी है। मामा से कहें बड़ी सी कर दें। मामा से कहें बड़ी सी कर दें। फाइजा फिर ठनकी। फाइजा, लड़कियां बुशर्ट नहीं पहनती, तुम्हें याद नहीं? मामा ने क्या बताया था? ये सारे कपड़े उसी गुड्डे के लिए हैं जो हमने उस रोज़ टॉयलैंड में देखा था। वर्दा का आखिरी जुमला कमरे में दाखिल होते हुए सफ़िया ने भी सुना और साइड टेबल पर अरसलान के लिए चाय का कप रखकर वो सपाट चेहरे के साथ सारे कपड़े समेटकर फिर टोकरी में जमाने लगी। अरसलान ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। बेरौनक नुचड़ा हुआ चेहरा, खुश्क लब, बेडोल जिस्म। क्या कीमत थी उस गुड्डे की? 450। उसने नज़रें उठाए बगैर स्पाट लहजे में कहा। अब बाजार जाओ तो गुड्डा ले आना, वरना ये बच्चियां यूं ही सवाल कर करके सर खाती रहेंगी। सफ़िया ने सिर्फ असबात में सर हिलाया और यहाँ वहाँ से चीज़ें समेटती दोबारा कमरे से निकल गई। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 100 आज़ार थे नाहिद सुल्ताना की जान को। वो किससे मुंह मोड़ती, किससे ना मोड़ती। खैर से एक ना दो 4 बेटियों की माँ थी। एक से दामन छुड़ाती तो दूसरी पल्लू घसीटती। गैर जानिबदार रहती तो सिर्फ बेटे के घरेलू अमूर से, ख्वाह लोगों की जानिब से अता करदा हुक्म ज़बाबंदी के सबब ही सही। बड़ी बेटी अनीसा के घर तो उनका दम ही अटका रहता। अनीसा बेचारी थी भी तो नसीब की खोटी। शादी के कुछ ही अरसे बाद मियाँ चटपट हो गए। पहाड़ जैसी जिंदगी बेवगी की कड़ी धूप सहते गुजारी और अब सस्ताने का वक्त आया तो अकलौता बेटा बोरिया बिस्तर लपेटकर अमेरिका जाने की तैयारियों में था। माँ का वजूद अनीसा को बड़ी तकवीत देता था। दूसरे नंबर पर नसरीन दमे की मरीज़ा थी, फिर लावलद भी थी। साल के 4 महीने तो वो नाहिद सुल्ताना की टांग लाजमी घसीटा करती। आयशा के मियाँ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था। वो एक सफ़र की गर्द भी न झाड़ता कि अगले सफ़र के लिए बोरिया बिस्तर तैयार। आयशा कदम कदम पर मियाँ के साथ रहती। माँ का दम उनके लिए भी गनीमत था कि उनके सबब आयशा मुकम्मल तौर पर घर की जानिब से बेफिक्र थी। आयशा की सैलानी तबीयत से तो अल्लाह ही बचाए। नाना करते करते भी सारा घर उनके सर पर पड़ गया था। अब रही ऐनी तो वो बेचारी ना 3 में थी और ना 13 में। नाहिद सुल्ताना उनका दिल रखने को भी उनके घर पड़ाव डालती तो हफ्ता भर से कम न लेती। ऊपर से दामाद मियाँ की मतलून मिजाजी, अल्लाह मुआफ़ करे। खुदा झूठ ना बुलवाए तो उनकी नकलो हरकत का हिसाब उंगलियों पर रखते और ज़रा जो उनके खाते में कहीं कमी निकल आती तो ऐनी की वो शामत के तोबा ही भली। वो रत्ती भर भी उनकी हक तलफी की कायल न थी। फिर उधर दामाद की आंखों का रुख बदलता और इधर उनका डोला तैयार। सफ़र तो मानो नाहिद सुल्ताना की तकदीर बनकर रह गया था। वो सस्ताने को भी बेटे के घर का रुख करती तो अगले ही रोज़ से फ़ोन खड़काए जाने लगते। अनीसा आपा के बेटे का वीज़ा लग गया। वो 8 आंसू रो रही थी। इधर उन्हें इतला मिलती और इधर उन्हें इख्तिलात शुरू हो जाता। अनीसा के घर जाकर पैर भी न टिकाती कि नई खबर मिलती। नसरीन ने फिर बदपरहेज़ी कर डाली। सांसें उखड़ गई थी रात को। माँ को बहुत याद कर रही है। अनीसा के आंसू पहुँचकर फिर नसरीन का नंबर आ जाता और अल्लाह बचाए आयशा की मियाँ की सैलानी तबीयत से वो आंचल ना संभालती कि मालूम होता आयशा की अपने मियाँ के साथ फिर परवाज़ है। सफ़िया का मिजाज अर्श पर पहुँच जाता। अरसलान भी चिढ़ उठता, मगर बिलाखिर बहनों ने बड़े लाड और चाव चौंचलों से हाथ का छाला बनाकर उसे पाला था, सो लिहाज मारे डालता। बहनों से थोड़ी बहुत उनसियत भी थी, इसलिए भी हार जाता और ना चाहते हुए भी जहाँ का हुक्म मिलता उन्हें उनके असबाब समेत छोड़ाता। वो कहते हैं ना कि होनी होकर रहती है, सो होकर ही रही। वो अनीसा का दुख बटाने पहुँची थी कि बहू की जान के लाले पड़ गए। वही हुआ जिसका खदशा था। सफ़िया का ब्लड प्रेशर शूट कर गया। जब तक अरसलान तक खबर पहुँची काफ़ी देर हो चुकी थी। नाहिद सुल्ताना ने अस्पताल के ठंडे ठार लाउंज में तस्बीह फेरते रात गुजारी थी, मगर तकदीर में नुकसान दर्ज था। वो होकर रहा। सफ़िया चहकों पहकों रो रही थी। कितनी दुआएं मांगी थी और कितने ख्वाब देखे थे, सारे ख्वाब बिखर गए। अरसलान कुछ देर साकित निगाहों से लब भेंचे उसे देखता रहा, फिर शोला बार आंखें लिए माँ के सामने आन खड़ा हुआ। मेरा दुख बहुत खुशी देता है ना आपको? अब शादियाने बजाइए। कहा था ना कि कुछ रोज और ठहर जाइए, मगर आपको तो दर बदर फिरने का बहुत शौक है। अब जाइए और अपनी बेटियों के घर को रौनक बख्शिए, ताकि दुनिया मुझे जूते मारती रहे कि मेरे घर में आपके लिए रोटियों की कमी है। और शोलाबार लहजे में माँ पर मलामतों के डोंगरे बरसाकर पलटने को था, जब नर्स ने अस्पताल का बिल उसे ला थमाया। वह जन्नाटे से उनके सामने से गुजरकर काउंटर की जानिब बढ़ता चला गया। नाहिद सुल्ताना का सारा वजूद बर्फ हो रहा था। शायद पूरे कद से गिर पड़ती,
जब अनीसा आपा ने उन्हें थाम लिया। अगले ही पल वो बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दम घुट जाएगा अनीसा, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मर जाऊंगी, बस कुछ दिनों के लिए। आयशा दुबई जाने वाली है, फिर मैं उसके घर चली जाऊंगी। सोचा था ये बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर इसने तो कदमों तले से ज़मीन खींच ली है। मुझे ले चलो अनीसा, मुझे अपने घर ले चलो। अरसलान लौटा और गोया मुंजमिद होकर रह गया। नाहिद सुल्ताना का एक एक आंसू उसके दिल पर गिरकर उसे नदामतों के समंदर में गर्क किए जा रहा था। हम अपने लिए जन्नत तामीर करने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि अपने हवाले से ख्वाब देखने वालों को अपने ही हाथों कैसा जहन्नुम बख्श रहे हैं। बेटे की ख्वाहिश दांत नकों से उसका मुंह चढ़ा रही थी। अदराक के एक लम्हे ने उसके कदमों को बोझल कर दिया था। उसे भी तो बेटे की ख्वाहिश थी जो उसका दायां बाजू बनता, मगर तकदीर अगर उसका एहतसाब करने पर तुल गई तो खुद उसका ठिकाना कहाँ होगा। उसके कदमों तले ज़मीन रहेगी कि नहीं, अदराक का लम्हा उसके फैसले का मुंतज़िर था, और अब उसे गुड्डा दरकार था या एक और गुड़िया। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।